हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, आग के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आग के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना आंख का वह आंतरिक हिस्सा होता है जहां पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना की विशेषताएं अगर आपको बताएं प्रमुख, तो यह एक प्रकार संवेदनशील परत होती है। इसमें दो प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, रॉड कोशिकाएं कम रोशनी में देखने में सहायक होते हैं। कोन कोशिकाएं जो होती हैं वह रंगों को देखने में सहायक होती हैं, तो ये दोनों कोशिकाएं भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। डर्मेटोलॉजी वह चिकित्सा और विज्ञान की शाखा है जो मानव त्वचा, बाल, नाखून और उनकी जुड़ी बीमारियों का अध्ययन, निदान और उपचार करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्यतः किससे होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रक्त परीक्षण, जीनोम अनुक्रमण, आपराधिक पहचान या कैंसर जांच के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अपराधियों की पहचान, प्रत्युत्तर परीक्षण और जैव विविधता अध्ययन में प्रयोग होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, शरीर में स्मृति कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। शरीर में स्मृति कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और टी कोशिकाओं में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये विशेष प्रकार की लसिका कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में एक बार संक्रमण या टीकाकरण के बाद लंबे समय तक बचाव की स्मृति बनाए रखती हैं। बी स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं, और टी स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं संक्रमण की पुनः पहचान कर त्वरित प्रतिक्रिया देती हैं। ये कोशिकाएं संक्रमण के बाद वर्षों तक सक्रिय रहती हैं और दोबारा संक्रमण होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव में लिंग निर्धारण किस पर आधारित है। मानव में लिंग निर्धारण जो है किस पर आधारित है, यह आपसे पूछा है। तो मानव में लिंग निर्धारण जो है गुणसूत्रों द्वारा होती है। प्रत्येक मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, इन जिनमें 44 ऑटोसोम्स और 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। स्त्रियों में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं XX, पुरुषों में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं XY। जब गर्भाधान होता है, यदि शुक्राणु X गुणसूत्र लेकर अंडाणु से मिलता है तो संतान XX यानी कि स्त्री होगी। अगर यदि शुक्राणु Y गुणसूत्र लेकर अंडाणु से मिलता है तो संतान जो होगा वह पुरुष होगा, XY गुणसूत्र मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Y गुणसूत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए Y गुणसूत्र की वाई गुणसूत्र ही यह तय करता है कि संतान लड़का होगी या लड़की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एक ही डीएनए अनुकंप को अलग अलग कोशिकाओं में प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक ही डीएनए अनुक्रम को अलग अलग कोशिकाओं में प्रवेश कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिससे एक ही डीएनए अनुक्रम को लेकर कई कोशिकाएं या जीवों में प्रतिलिपि के रूप में डाला जाता है ताकि सभी में वही एक जैसा आनुवंशिक पदार्थ हो। यह प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्सा और इसका उपयोग समान जीन वाले जीव तैयार करने में, दवाओं के उत्पादन में और जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधानों में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एड्स किस वायरस से होता है। एड्स जो है वह किस वायरस से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि एड्स किस वायरस से होता है। तो एड्स जो होता है वह HIV से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HIV वायरस से होता है। एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछता है इसलिए बता दिया गया है। एक घातक बीमारी जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम
ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस नामक वायरल के कारण होता है। यह वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है और विशेष रूप से CD4 और T कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। आपसे पूछा है टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका जो निर्माण होता है वह थाइमस में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस। टी कोशिकाओं टी सेल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लसिका तंत्र की प्रमुख रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं। निर्माण और परिपक्वता की बात करें तो टी कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होती है, लेकिन ये परिपक्व जो होती है वह थाइमस ग्रंथि में होती है, इसलिए इसका नाम टी सेल्स थाइमस डेराइव्ड सेल्स रखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है और अंधेरे में भी उड़ान भरते हुए बहुत कुशलता से अपने रास्ते का पता लगा सकता है। यह संभव होता है इसके विशेष इकोलोकेशन या सोनार तंत्र के कारण, जिसे आम बोलचाल में रडार तंत्र भी कहा जाता है। कैसे काम करता है यह तंत्र, तो चमगादड़ उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे निकालता है। जब यह तरंगे किसी वस्तु से टकराकर लौटती हैं तो वह उन्हें सुनकर यह पता लगा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसका कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में जो होता है फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु के कारण होता है। फूट एंड माउथ डिसीज या मुख एवं खुर रोग एक अत्यंत संक्रामक रोग है जो मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि पालतू चरने वाले जानवरों में पाया जाता है। यह रोग जो है फूट एंड माउथ डिसीज वायरस नामक एक RNA विषाणु के कारण होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो मुंह में छाले और लाट टपकना, खुरों के आसपास घाव या छाले, बुखार और भोजन का न करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रफलेसिया। राइट आंसर हो जाएगा। रफलेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। यह फूल दुर्गंध सड़ी मांस जैसी बदबू छोड़ता है ताकि वह कीटों को आकर्षित कर सके, इसलिए इसे कॉर्पस फ्लावर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है, यह आपसे पूछा है। वृक्ष में, घास में, झाड़ में या पृथ्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घास में वर्गीकृत किया गया है बांस को। बांस एक द्रुत गति से बढ़ने वाला पौधा है जिसे अक्सर लोग पेड़ या वृक्ष समझ लेते हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के अनुसार बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है वॉटसन और क्रिक ने। DNA के द्विहेलिक्स संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सबसे पहले जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रस्तावित किया था। उन्होंने बताया कि DNA दो लंबी श्रृंखलाओं से बनी होती हैं जो हाइड्रोजन बांड के माध्यम से जुड़ी होती हैं और एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दिखाई देती हैं। तो ये जो जुड़ी होती हैं दो DNA आपस में, वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। यह भी पॉइंट ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नहीं, ऑप्शन बी अगर आप टिक करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें शामिल होता है मछलियों की संरचना, वर्गीकरण, व्यवहार, आवास, विकास आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले किसने खोजी थी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले किसने खोजी थी, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दीजिए, लिख दीजिए।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन इंगहॉज ने। जॉन इंगहॉज ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में वैज्ञानिक समझ धीरे धीरे विकसित हुई, लेकिन सबसे पहले प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जन की खोज 1779 में डच वैज्ञानिक जॉन इंगहॉज ने की थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अंधेरे में यह प्रक्रिया नहीं होती। इस खोज ने प्रकाश संश्लेषण के सिद्धांत की नींव रखी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम जो है वह पौधों में जल का परिवहन करता है। जाइलम मृत ऊतक है जो पानी और खनिजों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है फ्लोएम। फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम जीविक ऊतक है, पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पौधों के पत्तों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों के पत्तों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा जो है पत्तियों की निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जहां से गैसों का आवागमन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कौन सा पादप हार्मोन फल पकने में सहायक होता है? कौन सा पादप हार्मोन जो है फल पकने में सहायक होता है, चलिए बता दीजिए फल पकाने में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन। एथिलीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन गैसीय हार्मोन है, केला, आम, टमाटर जैसे फलों को पकाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका वृद्धि। कोशिका वृद्धि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन पौधों में पाया जाने वाला एक प्रमुख वनस्पति हार्मोन है जो विशेष रूप से कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना, मुख्य रूप से तनों और जड़ों में। फोटोट्रॉपिज्म मतलब प्रकाश की दिशा में मुड़ना, और गैवोट्रॉपिज्म मतलब मिट्टी की ओर बढ़ना को नियंत्रित करता है। जड़ निर्माण को प्रेरित करता है, कुछ हद तक फल विकास को भी प्रभावित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है? जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तने की लंबाई बढ़ाना जिब्रेलिन का प्रमुख कार्य है। जिब्रेलिन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जिसके मुख्य कार्य होते हैं कोशिकाओं का विस्तार कर तने की लंबाई बढ़ाना। जिब्रेलिन की अगर प्रमुख कार्य बताएं तो तने और फलियों की लंबाई बढ़ाना, बीज अंकुरण को प्रोत्साहित करना, कुछ पौधों में फूल आने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, ये सभी इसके प्रमुख कार्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पत्तियां पीली क्यों हो जाती हैं? पत्तियां जो हैं वह पीली क्यों हो जाती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल की कमी। क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्तियां जो होती हैं वह पीली हो जाती हैं। पत्तियों का पीला पड़ना एक आम समस्या है जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है क्लोरोफिल की कमी जो पत्तियों को हरा रंग देती हैं। जब क्लोरोफिल का निर्माण एक रुक जाता है तो या घट जाता है तो पत्तियां हरा रंग खोकर पीली हो जाती हैं। क्लोरोफिल की कमी से पीछे कारण हो सकते हैं नाइट्रोजन की कमी, लोहा, मैग्नीशियम या जिंक की कमी, अत्यधिक जल या खराब जल निकासी, मिट्टी में पीएच संतुलन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य ऊर्जा सूत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य ऊर्जा सूत्र क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीवों की प्राथमिक ऊर्जा सूर्य से जाती है जो उत्पादकों द्वारा ग्रहण की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हरे पौधे किस प्रकार के जीव कहलाते हैं? हरे पौधे जो है वह किस प्रकार के जीव कहलाते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। उपभोक्ता कहलाएंगे, अपघटक कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे या परपोषी कहलाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे जैसे कि घास, पेड़, झाड़ियां आदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसी कारण इन्हें उत्पादक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस
कौन सी है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, यह आपसे पूछा है। तो ओजोन परत जो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, इसे नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। CFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, एक प्रमुख मानव निर्मित गैस है जो ओजोन परत को नष्ट करती है। CFC कैसे नुकसान पहुंचाती है तो जान लीजिए। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल स्प्रे आदि में होता है। यह गैसें वायुमंडल में जाकर क्लोरीन परमाणु बनाती हैं, परमाणु छोड़ती हैं, या अकेला क्लोरीन अणु एक अकेला क्लोरीन अणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। SO2 और NO2 इसका प्रमुख कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा ये करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया था। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था के बाद बनाया गया, ताकि देश में पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक व्यापक कानून स्थापित किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अपघटक का कार्य क्या है? डिकम्पोजर का मुख्य कार्य क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए अपघटक का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक पदार्थों का विघटन करना अपघटक का प्रमुख कार्य है। अपघटक वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जीवों के जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं और उन्हें सरल रासायनिक तत्वों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों को पुनः मृदा में लौटाती है, जिससे पौधों में का पोषण मिलता है। मुख्य अपघटक होते हैं बैक्टीरिया, कवक, कभी कभी कुछ कीट पतंगे और केंचुए भी सहायक भूमिका निभाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टीबी का कारक जीवाणु कौन है? टीबी का कारक जीवाणु कौन है? कारक जीवाणु कौन सा है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोरोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोरोसिस जो है टीबी का या प्रमुख जीवाणु है। टीबी जो है फेफड़ों को संक्रमित करता है। खांसी, बलगम, बुखार इसके लक्षण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। बढ़िया प्रश्न, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ व्यक्ति हैं? निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ व्यक्ति हैं यह आपसे पूछा है। चलिए इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारतीय पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ व्यक्ति मानते हैं। डॉक्टर सलीम अली को भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जिसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, जिन्हें भारत में पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन में एक नई दिशा दी। डॉक्टर सलीम अली, यह नाम ध्यान रखिएगा, पक्षी विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ बर्डमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं डॉक्टर सलीम अली। तो ये टॉप 30 बायोलॉजी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम में, आपसे इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अब चलिए आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने पुराने वीडियो भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन गया है, आप वहां से जाके आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं इस सेक्शन के या बायोलॉजी के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को किसी हिस्ट्री ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय